गुड आफ्टरनून आप लोगों को। आज हम लोग फिजिक्स के आज क्लास है। कल से आप लोगों का नया बुक शुरू होगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएंगे कल से। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं बात को, समझिएगा। सागर से ऊर्जा की बात की गई है। सागर से ऊर्जा की बात, ये आपका टॉपिक है आज। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे घूमती पृथ्वी पर मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागर समुद्र में पानी का तल उठता है और गिरता है। किसके कारण? चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागर हो या समुद्र में पानी का तल उठता है या गिरता है। किसके कारण? तो चंद्रमा के गुरुत्व के कारण। किसके कारण? चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। इस घटना को हम उच्च ज्वार या निम्न ज्वार भी कहते हैं। जो सागर या समुद्र तल में पानी का तल उठना और गिरना, इस घटना को हम उच्च ज्वार या निम्न ज्वार कहते हैं। सागर के तली में यह अंतर हमें ज्वारीय ऊर्जा देता है, और सागर के अंतर में हमें क्या देता है? ज्वारीय ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में टिंडल एनर्जी कहा है। सागरीय ऊर्जा के निकट संकीर्ण मुख के आरे बांध बनाकर ज्वारीय ऊर्जा को दोहन किया जाता है। जहां ऐसे बांध बनाए जा सकते हैं, उच्च ज्वार के दौरान सागर में पानी का तल क्या होता है? चढ़ता है। वहां पापा सागर का पानी चढ़ता है। जब पानी का तल गिरना शुरू करता है तो बांध के द्वार गेट बंद कर दिए जाते हैं। जैसे जैसे पानी का लेवल गिरना शुरू हो जाता है तो बांध के द्वार गेट को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। फलस्वरूप बांध में पानी का तल उच्चतर हो जाता है। अब फलस्वरूप उसके बाद पानी का तल में क्या जाता है? बांध उच्चतर हो जाते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा तो आपने क्या सीखा इसमें कि समुद्र के अंदर या किसी सागर हो, समुद्र हो, सागर समुद्र में पानी का तल गिरना या उठना, पानी का तल उठना या गिरना किसके कारण? तो चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। पानी का तल में उठना या गिरना किसके कारण? उठना या गिरना आपका हो जाएंगे, उठना या गिरना किसके कारण? तो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण के कारण, तो चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण आपके समुद्र में या सागर में कहीं पर पानी का क्या होता है? खिंचाव। ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे खिंचाव कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? खिंचाव। तो किसके कारण? सागर या समुद्र में पानी का तल उठना या गिरना आपका चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण गिरता है, और उसे हम उच्च ज्वार या निम्न ज्वार भी कहते हैं। समझ गए होंगे इस बात को। अब जैसे पानी का तल कहीं भी बांध में, याद रखिएगा, जब तक पानी का तल बढ़ जाते हैं तो उसे खोल दिया जाता है गेट का, और जब पानी का लेवल धीरे धीरे कम जाते हैं तो फिर उसको बंद कर दिए जाते हैं। फिर बांध में पानी उच्चतर हो जाते हैं इस तरह। अब चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि अब हम लोग सीखते हैं क्या, ध्यान से सीखिएगा। देखिएगा आप लोग यहाँ पे, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि अब बांध के द्वार खोल दिए जाते हैं और पानी निम्नतर तल गिरने दिया जाता है। और गिरते हुए पानी का उपयोग विद्युत जनित्र से जुड़े टरबाइनों में चलाने में किया जाता है। अब जो गिरता हुआ पानी होता है ना बांध का, उसको क्या किया जाता है? पानी का उपयोग विद्युत जनित्र से एक जोड़ दिया जाता है विद्युत जनरेटर से, और टरबाइन को चलाने में किया जाता है। टरबाइन को जोड़िए ऊर्जा विद्युत में बदलता है। टरबाइन क्या करता है आपका? टरबाइन जो होता है ज्वारीय ऊर्जा को क्या कर देता है? यह विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। टरबाइन आपको ज्वारीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत में बदलता है, ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। ज्वारीय ऊर्जा किस में बदलता है? विद्युत में बदलता है। जब बांध के द्वार खोला जाता है तो पानी का निम्नतर तल गिरने दिया जाता है, और गिरते हुए पानी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत टरबाइन में विद्युत जनित्र से जुड़े होता है, टरबाइन को चलाने में किया जाता है। चलिए फिगर को आप लोग देखिएगा, इमेज को उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका टरबाइन है, देखिएगा यही आपका टरबाइन है। आप जो इमेज देख रहे हैं ये टरबाइन है। ये आपका विद्युत जनित्र हो गया यहाँ पे,
जनरेटर, विद्युत जनरेटर हो गया आपका यहाँ पर, ये आपका विद्युत जनरेटर है। यहाँ देखिएगा ऊपर आपका कुछ या ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये सब आपका ब्लेड्स है, ये ब्लेड्स है आपका, ये ब्लेड्स है। वाटर फ्लो, ये नीचे गिरता हुआ पानी का है, ये आपका वाटर फ्लो है। ये गिरता हुआ निम्न ज्वार है, ये आपका ये क्या हो गया, निम्न ज्वार हो गया, इधर निम्न ज्वार। ये गेट हो गया, विकट गेट हो गया, ये आपका यहाँ पर गेट है, यार के क्या हो गया, गेट हो गया आपका। अब यहाँ पर इस तरह से है आपके, ये शाफ्ट है आपका, ये वाला पार्ट। तो इस तरह से होते हैं विद्युत टरबाइन का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, टरबाइन का उपयोग हम ज्वारीय ऊर्जा से जैसे चालू कर देते हैं टरबाइन को विद्युत जनरेटर से, तो ज्वारीय ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब चलिए आप लोग देखिएगा, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तरंग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, तरंग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो तरंग ऊर्जा के बारे में समझिएगा, तरंग ऊर्जा क्या है, ध्यान से देखिए। तरंग ऊर्जा के बारे में, किस ऊर्जा के बारे में, तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा को देखिएगा, तरंग ऊर्जा के बारे में समझिएगा। तरंग ऊर्जा सागर के तट, किससे, ध्यान रखिएगा आप लोग, सागर के जो तट होते हैं ना, सागर के तट के निकट विशाल तरंग की गति ऊर्जा का उपयोग भी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए इसी सिमिलर ढंग से किया जा सकता है। किस ढंग से, सिमिलर ढंग से किया जा सकता है। सागर से आरे, अरे होते हैं, सागर से क्या होते हैं, अरे, एक्रॉस बहते हुए तेज पवनों द्वारा तरंगे उत्पन्न की जाती है। जो बहते हुए ऊर्जा होता है उसके बाद तरंगे उत्पन्न की जाती है। और तरंग ऊर्जा व्यवहारिक होगी। जो तरंग ऊर्जा आपका क्या होगी, व्यवहारिक होगी, जहाँ तरंगे बहुत प्रबल होते हैं, जहाँ पर आपका तरंग क्या होता है, बहुत ही प्रबल होता है। टरबाइन को घुमाने से और विद्युत ऊर्जा उत्पादन, जैसे टरबाइन को आप घुमाइएगा तो घुमाने से विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या करेगा, आपका तरंग ऊर्जा के दोहन के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां विकसित की गई है, जैसे दोलयमान, पानी का स्तंभ, सतह अनुगामी, फोकस युक्ति, ये सब किए गए हैं। किसके लिए, तरंग ऊर्जा के दोहन के लिए किए गए हैं। अब इसके बाद आप समझिएगा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसके बाद आप लोग देखिएगा लोग सीखते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में हम लोग समझेंगे। किसके बारे में, महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में, महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सागर हो या महासागर के सतह पर स्थित पानी सूर्य द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा होता है, सागर या महासागर पर जो पानी स्थित होते हैं आपको किसके द्वारा गर्म होते हैं, तो सूर्य के द्वारा गर्म होता है। और जबकि इसकी गहराई में स्थित पानी अपेक्षाकृत ठंडे हो जाता है। इसके अंदर जो गहराई में होते हैं ना, समुद्र या महासागर के अंदर जाइएगा, गहराई में जाइएगा तो वहां पानी आपको अपेक्षाकृत ठंडा होते चले जाते हैं। ताप में जैसे अंतर का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें, ताप में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें महासागरीय तापीय ऊर्जा के परिवर्तन संयंत्रों का में किया जाता है। ये संयंत्र तभी काम कर सकते हैं जब सतह पर पानी और 2 किलोमीटर की गहराई तक पानी के बीच ताप का अंतर कितना डिग्री सेल्सियस हो, 20 डिग्री सेल्सियस या से अधिक हो। गर्म सतह पे पानी का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव को उबालने के लिए किया जाता है। गर्म सतह पर पानी का उपयोग कैसे किया जाता है, अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव को उबालने के लिए किया जाता है, तथा द्रव के वाष्प का उपयोग जनरेटर के टरबाइन को चलाने के लिए किए जाते हैं। और द्रव के वाष्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपका जनरेटर के टरबाइन का चलाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, महासागर की गहराई में ठंडे पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाता है। और महासागर जो गहराई होता है उसको पानी को अंदर से क्या किया जाता है, ऊपर की ओर ठंडे पानी से को ऊपर से पंप किया जाता है, ठंडे पानी को। अब चलिए इससे आगे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे और वाष्प को फिर द्रव में संघनित किया जाता है। वाष्प को क्या किया जाता है, द्रव में संघनित किया जाता है। जो आप चित्र पॉइंट 9 में सागर ऊर्जा से, जैसे ज्वारीय ऊर्जा को, तरंग ऊर्जा को, महासागरीय तापीय ऊर्जा की संभावना की काफी अधिक होती है आपकी, किंतु दक्ष स्वाभाविक उपयोग से कठिन है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जयद्रमान्य पवन और महासागरीय तापीय ऊर्जा के अंतिम स्रोत क्या है,
सूर्य है। जल द्रव्य मानने का और पवन का महासागरीय तापीय ऊर्जा का अंतिम स्रोत आपका सूर्य है। इमेज देखिएगा आप लोग, ये आपका है जिसे हम कहते हैं महासागर में तापीय ऊर्जा को परिवर्तन करने वाला ये क्या है, मशीन है, प्लांट है, संयंत्र है। इसमें आप देखिए यहाँ पे आपका ओशियन सरफेस है, यानी कहने का मतलब सागर का गर्म पानी है। ये ऊपर क्या है आपका, ये सागर का गर्म पानी है, गर्म पानी। ये आपका क्या हो गया, सागर का गर्म पानी है। तो जब ये सागर का आपका गर्म पानी है, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, सागर का गर्म पानी है। ये आपका क्या है, सागर का गर्म पानी। जब ये नीचे आप देख रहे हैं ये वाला आपका कोल्ड वाटर है, यानी ठंडा पानी है आपका। ये क्या है, ठंडा पानी, ठंडा पानी है आपका। तो ये गर्म पानी नीचे और ठंडा पानी आपका नीचे हो गया, गर्म पानी कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, ठीक ना। यही ना बात हम बोले थे आपको कि गर्म पानी आपको ऊपर मिलेंगे, जैसे जैसे ठंडा अंदर जाइएगा नीचे की ओर आपको ठंडे पानी मिलेंगे। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद ठंडे पानी, अब यहाँ पर हम लोग क्या समझते हैं इसके बाद, अब आप देखिए ये आपका टरबाइन है। टरबाइन को आप क्या कहते हैं, जनित्र कह सकते हैं, जनित्र है ये आपका, क्या है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन है, ये आपका टरबाइन हो गया, टरबाइन हो गया। अब आप टरबाइन है यहाँ पे। अब देखिएगा एक नंबर आपका वाटर से इन वाटर इन वार्म है। ये गर्म पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका ये क्या है, पूरा ये गर्म पानी है। ये आपका क्या है, यहाँ पे गर्म पानी। अब देखिए ये वाष्पित हो रही है, ये आपका क्या हो रही है, यहाँ से इवोपरेटर यानी वाष्पित हो रही है आपका, वाष्पित पत्र हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आपका यह क्या है, ये वाला आपका संघनक हो जाएंगे। यहाँ पे यह क्या गया, संघनक। ये अमोनिया पंप है आपका, क्या है ये, अमोनिया पंप है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ से विद्युत जनित्र आपका कनेक्ट किया गया यहाँ से, ठीक है ना, विद्युत जनित्र। तो इस तरह से आप लोगों का था, ध्यान रखिएगा। यही फिगर था कि ऊपर आपको गर्म पानी मिलेंगे सागर का, नीचे आपका ठंड पानी 5 डिग्री सेल्सियस पर, गर्म पानी आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होंगे। ये संघनक कर अमोनिया पाइप के द्वारा इसको अति किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, इससे आगे आप लोग भू ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में, किसके बारे में, भू ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में जानिएगा। तो देखिए भू ऊष्मीय ऊर्जा, भूविज्ञानिक परिवर्तनों के कारण पृथ्वी के परपट्टी के गहरे गर्म क्षेत्रों में बने पिछले चट्टान के ऊपर की ओर धकेल दिए जाते हैं। गर्म क्षेत्र में यदि पिघला हुआ चट्टान आपको क्या मिले, ऊपर की ओर धकेला जाता है, किधर की ओर, ऊपर की ओर धकेले जाते हैं। और निश्चित में क्षेत्रों में जो फंस जाते हैं, जिन्हें गर्म स्पॉट क्षेत्र, जो फंस जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गर्म स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। भूमिगत पानी को गर्म स्पॉट के संपर्क में आता है, भूमिगत गर्म पानी के स्पॉट में आते हैं, अब भाप उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है आपका, भाप। कभी कभी उस क्षेत्र को गर्म पानी के निकास पृथ्वी की सतह पर निकलते हैं। इन निकासों को गर्म झरना या स्रोत कहते हैं। अब चट्टान में फंसी भाप को पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है और विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल होती है। विद्युत उत्पादन की कीमत अधिक व्यवहार्य स्थान है जहाँ पे भू ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। भू ऊष्मीय ऊर्जा का परिचालन पर आधारित अनेक शक्ति संयंत्र न्यूजीलैंड में लगाए गए हैं, अमेरिका में है। यानी भू ऊष्मीय ऊर्जा के परिचालन पर आधारित बहुत सारे संयंत्र, प्लांट आपको कहाँ लगाया गया है, न्यूजीलैंड और अमेरिका में लगाया गया है। अब देखिए भू ऊष्मीय ऊर्जा का क्या लाभ है, इसके बारे में समझिएगा। तो सौर और ज्वारीय ऊर्जा से भिन्न भिन्न भू ऊष्मीय संयंत्र रात दिन कार्य कर सकते हैं। ये आपको याद करना होगा, ये VVI आपका होगा, याद कर लीजिएगा। भू ऊष्मीय ऊर्जा का लगभग प्रदूषण मुक्त होता है। जो भू ऊष्मीय ऊर्जा होता है उसमें प्रदूषण लगभग न के बराबर होते हैं, मुक्त होते हैं प्रदूषण से।
कोयला आधारित संयंत्र की अपेक्षा कोयला आधारित जो संयंत्र होते हैं, प्लांट होते हैं, उनसे बहुत चलाना सस्ता पड़ता है हमें भू उष्मीय संयंत्र को, प्लांट को। ऊर्जा के स्रोत मुफ्त में और नवकरणीय होता है। जो ये ऊर्जा का स्रोत होता है आपका मुफ्त होता है और नवकरणीय होता है। अब हम लोग का सिर्फ एक नाभिकीय ऊर्जा बच गया है, जो आप लोग को किसी दिन पढ़ा दिए जाएंगे। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोगों का फिजिक्स से स्टार्ट, केमिस्ट्री स्टार्ट किए जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का समीकरण सिखाया जाएगा, किस तरह से समीकरण बनाया जाता है, संतुलित किया जाता है। आज इतना ही तक। कल इसके बाद ही वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।